वेलकम टू एजिनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं 22 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पैन टू बी डिक्लेयर्ड इनऑपरेटिव इट नॉट लिंक्ड विद आधार कार्ड बिफोर जून 30। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 30 जून के बाद उसे इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, वो आपको वापस से पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो जून 30 लास्ट डेट है आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की। अगर आपने नहीं करवाया है तो जाकर करवा ले। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये अनाउंसमेंट की है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 234H जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, इसके तहत ये अनाउंसमेंट की गई है कि जून 30 तक आपको पैन और आधार लिंक कराने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 1000 रुपीज की पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। आप लोग शायद जानते होंगे पैन कार्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो केवाईसी है वो स्टेटस भी इनवैलिड हो सकता है। इवन आपके अकाउंट नंबर भी पैन कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है। उसमें जो भी इंटरेस्ट आते हैं आपके सेविंग अकाउंट का वो बिना पैन कार्ड के पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। तो इन सभी चीजों के प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो आपको पैन कार्ड अपना आधार के साथ लिंक करवाना ही होगा 30 जून के पहले। तो ये बात याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स हैड फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन की जो नेवल फोर्स है दोनों की पहली बार एक जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पर हम साथ में जानेंगे कि कहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है और क्यों ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पहली एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज से मतलब आप समझते होंगे जो कि नेवी कराती है दोनों कंट्रीज की। कहाँ पे होगी? गल्फ ऑफ एडन में होगी। 2 दिन तक ये एक्सरसाइज चलेगी इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स के बीच में। यूनेफ वॉर इसे शॉर्ट में कहते हैं, यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स को। इसमें क्या होगा, कई सारे चीजें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, इंक्लूडिंग एंटी सबमरीन एक्सरसाइज, एडवांस एयर डिफेंस, टैक्टिकल मैन्यूवर्स, क्रॉस चेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, अंडरवे रिप्लेनिशमेंट, बोर्डिंग ऑपरेशन और भी कई सारे ऑपरेशंस को लेकर दोनों नेवीज के बीच में एक आपसी ट्रेनिंग होगी, टेक्नोलॉजी का शेयर होगा और इंटर ऑपरेटेबिलिटी चेक की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी वार फाइटिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी को इंटीग्रेटेड फोर्स के थ्रू अपनी सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली चेक की जाएंगी ताकि मैरिटाइम डोमेन में हम पीस और स्टेबिलिटी को सिक्योर कर सके, एंश्योर कर सके, राइट। तो यहाँ पे इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन दोनों ही मल्टीपल इश्यूज पे बात करने वाले हैं, कई सारे ऑपरेशंस पे बात करने वाले हैं, ट्रेनिंग लेने वाले हैं। क्या होता है ना, जब भी 2 देश मिलकर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपस में टेक्नोलॉजी का भी चेंज होता है, साथ में उनकी कैपेसिटी का चेक हो जाता है। एक ट्रायल बेसिस पे ये सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं, राइट। तो दोनों ही चार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर प्रोटेक्शन वेसल्स को ऑपरेट करने के लिए रेडी हुए थे। दोनों ही नेवल फोर्स में रेगुलर इंटरैक्शन है शेड के अंतर्गत। शेड क्या है? शेयर्ड अवेयरनेस एंड डीकन्फ्लिक्शन मीटिंग्स जो कि बहरेन में हुई थी, इसके अंतर्गत दोनों ही नेवल फोर्स रेगुलर इंटरैक्शन में जुड़ी हुई है, राइट। आप अगर बात करोगे कि गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है तो ये देखिए मैप में आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला वाला एरिया है जिसमें आपको सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान नजर आ रहा है। और ये आपका अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? ये इरिट्रिया, इथियोपिया, ये सारे कंट्रीज, सोमालिया यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ये हॉर्न जैसा, सींग जैसा निकला हुआ है, इसीलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। वर्ल्ड मैप में आप ये देख सकते हैं, ये अपना इंडिया है और यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो ये कंडीशन जो अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है, इसके बीच में है गल्फ ऑफ एडन। इस रीजन में बेसिकली ये एक्सरसाइज होने वाली है यूरोपियन यूनियन और इंडियन नेवी की दोनों नेवल फोर्सेस के बीच में। साथ में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका रेड सी है और यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिसीव्ड
$64 billion FDI in 2020 and became fifth largest recipient in the world. UN ने कहा कि इंडिया को इस साल 64 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है 2020 में और इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गया है। यानी इंडिया ऐसा कंट्री है जो 5वें नंबर पे है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। 2020 के बेसिस पे ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसका नाम है, याद रखिएगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बताया जा रहा है। किसके थ्रू? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। जितने भी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे ग्लोबल लेवल पे ट्रीट किए जाते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी यूनिटेड के द्वारा। ये यूएन की ही एक बॉडी है। जून 21 में ये रिपोर्ट रिलीज की गई और इंडिया को कहा गया कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपिएंट है। अब इंडिया में इतना एफडीआई जो आया है वो किस फील्ड में आया है ये जानना भी आपको जरूरी होगा। तो आप यह जान लीजिए कि पैंडेमिक के चलते भी इतना ज्यादा अगर एफडीआई आया है तो आप समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज होती हैं यही एक ऐसी कंपनीज थी जो कि इस समय भी बूस्ट कर रही थी। ज्यादा से ज्यादा आईसीटी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है हमें ग्लोबली। इंडिया में भी जो एफडीआई आया है वो आईसीटी के थ्रू ही आया है बिकॉज ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है अब आईसीटी पे डिजिटल चीजों को लेकर, राइट। तो ये रिपोर्ट कहती है कि एफडीआई जो है इंडिया में वो 27% बढ़ा है। यानी पिछले साल 2019 की जो रिपोर्ट थी उसमें 51 बिलियन यूएस डॉलर था जो कि अब बढ़ के 64 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी 35% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर ये वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ये कम हो गया है, राइट। कम हो गया है 35%। यानी 2019 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर था और अभी 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया है। वर्ल्ड में कम हुआ है और इंडिया में बड़ा है एफडीआई का इनफ्लो। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा इंडिया में काफी सारे जो ग्रीनफील्ड एफडीआई प्रोजेक्ट्स हैं जो आईसीटी बेस्ड हैं जिन्हें टारगेट किया गया है इनकी अनाउंसमेंट बढ़ गई है पिछले साल में। यानी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि पेंडिंग थे, अब वो सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आईसीटी सेक्टर के अनाउंसमेंट हो गई है। टारगेट अचीव करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है जिसकी वजह से एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा है। सेकेंड वेव जो आई है कोविड-19 की उससे क्या होगा? देखिए यहाँ पे सेकेंड वेव की वजह से काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इम्पैक्ट हुई हैं। बहुत लार्ज कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। ऐसे और भी सेक्टर्स हो सकते थे जिनमें एफडीआई का इनफ्लो बढ़ जाता, लेकिन आप सभी को पता है सेकेंड आउटब्रेक के बाद लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और मुंबई कर्नाटका जैसे जो हमारे ट्रेड हब हैं इंडिया में जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, महाराष्ट्र में आप देखेंगे, कर्नाटका में आप देखेंगे जो कि टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं, बेंगलुरु में टेक्नोलॉजिकल हब है, यहाँ पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती थी लेकिन कोविड-19 के सेकेंड फेज की वजह से इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं एक झटका लगा है इंडिया को भी, राइट। तो अभी इंडिया 5th रैंक पर है, लेकिन अगर ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता कोविड-19 में तो शायद इंडिया और भी आगे होता, राइट। चलिए आगे बात करेंगे। आईआईटी बॉम्बे होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी। ब्रिक्स से आप क्या समझते हैं आगे हम बात करते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उन सभी में एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया है वहां की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज है उनको लेकर। तो इंडिया भी ब्रिक्स का मेंबर है और इंडिया से इस चीज को होस्ट करता है आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने ब्रिक्स में यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है उसे उस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई हैं तो आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी बॉम्बे ने 3 दिन का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया जिसमें बात की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। इंडिया में जो आईआईटी बॉम्बे है वो एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल स्ट्रीम यहाँ पे बन गई है। काफी अच्छा इसका फीडबैक देखा गया है, काफी अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे देखा गया है, इसीलिए आईआईटी बॉम्बे होस्ट कर रहा है ब्रिक्स के नेटवर्क को और फोकस रखा गया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर। कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन पर बात की जाएगी?
तो यहाँ पे 18 एक्सपर्ट्स थे इन सभी कंट्रीज से जो कि ब्रिक्स में आते हैं। तो आप एक बार जान लीजिए ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं। सबसे पहले B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। इसके पहले ये ब्रिक था यानी BRIC, देन ये ब्रिक्स हो गया और इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है लेटर। इनमें जो मेन पॉइंट्स पे फोकस किया जा रहा है वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, कल परसों हमने बात भी की थी इसको लेकर, हाइब्रिड व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरीज और ई मोबिलिटी एंड लाइवलीहुड्स के बीच इन सभी मुद्दों पे बात की जाएगी, एक लिंकेज बिठाया जाएगा ताकि इन सभी चीजों पे हम अच्छे से अच्छा काम कर सके, कैसे नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सके और वर्ल्ड में ग्रीन फ्यूल और क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सके। अब क्या होगा, जो ब्रिक्स में नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज है यानी हर एक कंट्री का जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, लीडिंग यूनिवर्सिटीज है, उनमें से लगभग 100 स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स चूज किए जाएंगे, कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे जो कि इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिन पर ये डिपेंडेंसी है या जिनसे ये कहा गया है कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज लेकर आना है। तो बेसिकली पूरा नेटवर्क क्रिएट किया गया है इन सब पॉइंट्स पर बात करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए, एक रोड मैप तैयार करने के लिए। बैकग्राउंड की बात करते हैं, ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो ब्रिक्स मैंने आपको अभी बताया, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर्स है ब्रिक्स टावर और इसका फाउंडेशन हुआ था जून 2006 में। नेक्स्ट है इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन जंप्स टू 6.3% इन मई, ब्रिटिश आरबीआई टारगेट। आरबीआई टारगेट की बात की जा रही है तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आरबीआई का जो एक बैलेंस एवरेज इन्फ्लेशन होता है कि नहीं इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, वो है 4% और आरबीआई इसमें 2% का अप एंड डाउन मार्जिन रखता है, यानी या तो ये 2% रहे इन्फ्लेशन या फिर ज्यादा से ज्यादा 6% हो जाए इन्फ्लेशन। इन दोनों के अलावा हम जो भी इन्फ्लेशन देखेंगे वो हमारी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव हो सकती है, राइट। तो 4% एवरेज होता है, 2% ऊपर नीचे चलता है, या तो 2% नीचे हो जाए मतलब 4-2 या फिर 4+2। लेकिन अभी आप देखो ये जो इन्फ्लेशन है ना ये 6.3% पे पहुंच गई है, यानी 6 का टारगेट तोड़ के आगे बढ़ गई है जो कि काफी ज्यादा है, जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव हो सकती है। देखते हैं कि इनसे क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इन्फ्लेशन की, ये रिटेल प्राइसेस के बेस पे यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के बेस पर रिलीज की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट को इसने तोड़ दिया है पहली बार आफ्टर 5 मंथ्स। मैंने आपको ये बताया कि 4% का टारगेट होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी हर एक सेक्टर में अगर अलग अलग इन्फ्लेशन को हम मेजर करें तो फूड में जो इन्फ्लेशन है वो 5.01% देखा गया है मई में, एज कम्पेयर टू 1.96% इन अप्रैल। मतलब सिर्फ एक मंथ में इतनी महंगाई बढ़ गई है खाने पीने की चीजों को लेकर। आपने देखा होगा ऑयल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और भी कई चीजें जो पल्सेस है उनके रेट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। तो सिर्फ एक महीने में 1.9 से लेकर 5.1 तक इन्फ्लेशन पहुंच गया है फूड के लिए। जो कोर इन्फ्लेशन है वो 6.6% तक पहुंच गई है। इन्फ्लेशन अगर हम फ्यूल एंड लाइट की कैटेगरी में देखें तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का भी इसमें काफी आक्रोश है। तो इन फ्यूल एंड लाइट पे जो इन्फ्लेशन है वो 11.5% बढ़ गया है। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। 11.5 बहुत ज्यादा हो जाता है ये, जबकि पिछले बार ये 7.9% बढ़ा था, वो भी काफी ज्यादा ही था। एडिबल ऑयल एंड फैट्स में हम देखें तो 30.84%, यानी सबसे ज्यादा अगर दाम किसी चीज के बढ़े हैं तो वो एडिबल ऑयल और फैट्स के हैं, राइट। सीपीआई की बात करें तो सीपीआई मेजर करता है प्राइसेस के चेंज में जो कि कस्टमर द्वारा पेड किए जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी रिटेल मार्केट में हम जिस दाम पर सामान खरीद के लाते हैं उसे हम कंज्यूमर प्राइस बोलते हैं। तो उसमें जो चेंजेस आए हैं जितने परसेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स वो होता है जो कि होलसेल मार्केट में डीलर के लिए दाम बढ़ते हैं या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो दाम बढ़ते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर को लेकर, यानी हम अगर कोई सामान दुकान से खरीद के लाते थे 100 रुपए का और अब अगर वो हमें 170 रुपए का मिल रहा है तो वी कॉल इट
द इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। आगे बढ़ेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंटर्स इनटू एमओयू विद एनएसआईसी टू सपोर्ट एमएसएमईज। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, एनएसआईसी के द्वारा साथ, और ये चाहते हैं कि हम एमएसएमईज को सपोर्ट करें, मीडियम स्केल स्मॉल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करें उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। कैसे करेंगे ये, तो देखते हैं। एनएसआईसी का मतलब है नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर बेसिकली फोकस करने वाले हैं। अब एनएसआईसी बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम के अंतर्गत ये एमओयू साइन किया गया है एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी इनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फाइनेंस किया जाएगा, किसके द्वारा, तो यहाँ पे हमने बात की थी यूनियन बैंक के द्वारा, राइट। तो इस एमओयू के अंतर्गत एनएसआईसी ब्रांच ऑफिसेस जो कि फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर की तरह फंक्शन करते हैं, ये असिस्ट करेंगे एमएसएमई को ताकि उनकी लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। ये एग्रीमेंट साइन किया है पीके दास जी ने, एफजीएम दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंड पीआर कुमार जो कि एनएसआईसी के प्रमुख हैं। जान लेते हैं एनएसआईसी बैंक क्रेडिट सुविधा स्कीम के बारे में। ये स्कीम स्टार्ट की गई थी एनएसआईसी जब एमओयू में आया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इसने कई सारे नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा, और इन्होंने ये जिम्मेदारी ली क्योंकि हम मतलब एनएसआईसी ऐसा बोलते हैं क्योंकि हम माइक्रो और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस पे फोकस कर रहे हैं, उनकी क्रेडिट गारंटी को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफी सारे नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ एमओयू साइन करते हैं किस स्कीम के अंतर्गत, बैंक क्रेडिट सुविधा स्कीम के अंतर्गत, और ये इंश्योर कराते हैं कि ऐसे जितने भी एमएसएमईज हैं उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को इन बैंक्स के थ्रू फुलफिल कराया जा सके, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल बॉडी नहीं है, ये पैसा खुद से नहीं देगी, फंड्स नहीं देगी एनएसआईसी, लेकिन इनकी जिम्मेदारी है कि दूसरे बैंक्स के साथ एमओयू साइन करें और ये उन एमएसएमईज को फंड्स या लोन्स अवेलेबल कराएं इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड एट इजी वे, राइट। तो इसमें कुछ पब्लिक बैंक्स भी हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं। यहाँ पे क्या होगा, कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे एमएसएमईज को टू अप्लाई फॉर अ न्यू बैंक और स्विच टू अनदर बैंक, यानी वो चाहे तो नया बैंक को भी ज्वाइन कर सकता है, नए बैंक में अपना खाता खोल सकता है जो भी एमएसएमई का ओनर है। और कुछ जो डॉक्यूमेंट कंप्लीशन में इश्यूज आते हैं, बैंक को सबमिट करने में इश्यूज आते हैं, तो ये हेल्प करेंगे उन एमएसएमईज को ताकि वो इजीली डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर पाए, सबमिट कर पाए बैंक के लिए, राइट। और इन्हें जेनरस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। ऐसा नहीं हो कि एमएसएमईज का शोषण हो रहा है और गलत रेट्स पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज में भी हेल्प करेगी। कोई फी चार्ज नहीं होगी एमएसएमई से फॉर अप्लाइंग फॉर द लोन अंडर दिस स्कीम। तो इस स्कीम में अगर कोई भी एमएसएमई रजिस्टर होती है तो कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा इनसे लोन के लिए अप्लाई करने पर। चलिए यूनियन बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एनएसआईसी की बात करें तो ये एक मिनी रत्न गवर्नमेंट एजेंसी है जिसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया था 1955 में, राइट। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ओखा इंडस्ट्रियल एस्टेट न्यू दिल्ली में। बाद में हम बात करेंगे गवर्नमेंट अनाउंसेस टू सेट अप 5 दिव्यांगता खेल केंद्र। रिमेंबर, दिव्यांगता खेल केंद्र ये एस्टैब्लिश किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा है 5 ऐसे केंद्र होंगे। किस जगह पे होंगे, देखो खेल का मतलब यहाँ पे हम स्पोर्ट्स से बात कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ स्पोर्ट्स के सेंटर्स देखे जाएंगे जिसमें जो ब्रिलियंट अच्छे पैरालंपिक्स वाले दिव्यांगजन हैं यानी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं जो कि स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए दिव्यांगता खेल केंद्र अलग से एस्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि वो अपने करियर में आगे इजीली बढ़ सके, अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग ले सके। तो अभी हमारे यहाँ जो यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत, उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है जून 20 को कि हम 5 दिव्यांगता खेल केंद्र कंट्री के वेरियस पार्ट्स में एस्टैब्लिश करने वाले हैं।
ऐसा इन्होंने किया जब ये एक सामाजिक अधिकारिता शिविर को एड्रेस कर रहे थे गुजरात में, और इस शिविर में इन्होंने बात की कि हम किस तरह से एड्स या असिस्टिव डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दिव्यांगजन को, और किस स्कीम के अंतर्गत करते हैं ये एडीआईपी। एडीआईपी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप याद रखिएगा, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज और फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, ये इसका फुल फॉर्म है, ये स्कीम है। और गुजरात में इसके एड्रेस में यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत ने ये डिक्लेरेशन किया कि इस स्कीम के अंतर्गत हम सभी इक्विपमेंट्स और एड्स दिव्यांगजन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्णय लेते हैं, और साथ ही साथ दिव्यांगता खेल केंद्र को भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में एस्टैब्लिश करेंगे ताकि अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दी जा सके। इसके लिए फंड की जरूरत होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 8.6 करोड़ रुपीस का फंड हम रिलीज करते हैं गुजरात के लिए अंडर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेनिफिटिंग 2808 बेनिफिशियरीज, राइट। अब यहाँ इसी स्कीम के अंतर्गत आपने देखा होगा कई जगह पे बस डिपोट्स पे या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप गए हो गवर्नमेंट रिलेटेड या जो फ्रिक्वेंटली जाने वाली जगह होती है बैंक जैसी, वहां पे दिव्यांग जनों के लिए एक अलग से, जैसे आप लोग अगर सीढ़ी से चढ़ रहे हैं तो उनके लिए इस तरह से एक फिसल पट्टी जैसी बना दी जाती है ताकि वो इजीली अपने व्हील चेयर से जा सके या उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी उन्हें ईज प्रोवाइड करने के लिए काफी ज्यादा फैसिलिटीज गवर्नमेंट बनवाती है। तो उसी में 10,175 बस डिपोट्स, 709 रेलवे स्टेशंस एंड 683 वेबसाइट्स इसमें कवर होती हैं, और इस स्कीम का नाम है सुगम्य भारत अभियान, ताकि हर किसी के लिए एक सुगम रास्ता बनाया जा सके, राइट। तो कुछ एड्स हैं और कुछ असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो कि प्रोवाइड किए जाने वाले हैं वर्थ रुपीज 3.57 करोड़ के, जिन्हें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट दिव्यांग लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए। आगे बात करेंगे दुती चंद स्क्रिप्ट न्यू नेशनल रिकॉर्ड बट मिसेस ओलंपिक क्वालिफिकेशन मार्क वाया विस्कर। यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज में, ये है दुती चंद जो कि काफी अच्छी स्प्रिंटर है इंडिया में। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड पुराना तोड़ा है, 11.17 सेकेंड्स में इन्होंने 100 मीटर की रेस कंप्लीट की है, जो कि पहले इनका रिकॉर्ड था 11.22 सेकेंड्स का। तो इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर इंडिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर रेस में, और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने हासिल किया है पटियाला में 21 जून को। लेकिन एक बस छोटा सा चूक गई है और ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई है, सिर्फ 0.02 सेकेंड से। बहुत ही कम टाइम होता है ये, लेकिन काफी अच्छी कोशिश की इन्होंने, इंडिया के टॉप प्लेयर्स में से एक है ये। 100 मीटर रेस में इन्होंने पहले रिकॉर्ड जो बनाया था 11.19 सेकेंड्स का, ये भी इनका अपना काफी अच्छा रिकॉर्ड था। अब हम बात करें कि इन्होंने जो ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया है, तो 0.02 सेकेंड्स यानी कि ओलंपिक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो है 11.15 सेकेंड, ये आपको याद रखना होगा, राइट। दुती चंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंडियन प्रोफेशनल स्प्रिंटर है और करंट नेशनल चैंपियन है विमेंस 100 मीटर इवेंट की। शी इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस इन ग्लोबल कंपटीशन। तो फर्स्ट विमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, काफी अच्छी स्प्रिंटर है ये, और थर्ड विमेन रही है टू क्वालिफाई फॉर विमेंस 100 मीटर इवेंट एट समर ओलंपिक गेम्स, राइट। तो समर ओलंपिक गेम्स में भी ये खेल चुकी हैं। आगे बात करेंगे के शैलजा अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस CEU ओपन सोसाइटी प्राइज फॉर 2021। ये केरला की पहले हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं के शैलजा। इन्हें अभी फिलहाल CEU ओपन सोसाइटी प्राइज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के द्वारा। किस लिए ये अवार्ड मिलता है? ये अवार्ड मिलता है हेल्थ की कैटेगरी में अच्छा काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो अभी कोविड-19 के दौरान इस पैंडेमिक में कई लोगों की जान बचाने और अच्छी लीडरशिप करने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है के शैलजा जी को। साथ ही साथ दुनिया के और भी लोगों को ये अवार्ड मिला है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें शामिल है लॉरेट जोसेफ ई स्टिग्लिस, जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है इकोनॉमिक्स में। 2015 की नोबेल लॉरेट है स्टेल्वाना एलेक्शिविच। 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN कोफी अन्नान, ये याद रखिएगा आप।
प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक वेलवेक हैवल, इन सभी को भी ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1994 में और पहली बार ये दिया गया था सर कार्ल पॉपर को। लास्ट में हम बात करेंगे 21 जून को हर साल वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें अगर हाइड्रोग्राफी की, तो हाइड्रोग्राफी का मतलब है उन सारी चीजों पे बात करना जो कि वाटर से रिलेटेड है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, तो ऐसे फिजिकल फीचर्स जिनमें ओशियन, सी, कोस्टल रीजन, लेक या रिवर्स आती हैं, ये सब बेसिकली हाइड्रोग्राफी में आता है। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने का मतलब है कि इन सभी से रिलेटेड लोगों में पब्लिक अवेयरनेस फैलाना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझें कि हमारे वर्ल्ड में, हमारी लाइफ में और लाइफ को सस्टेन करने में इन एलिमेंट्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से लिथोस्फीयर हमें रहने के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, उसी तरह हाइड्रोस्फीयर के बिना भी हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ये सेलिब्रेट किया जाता है हाइड्रोग्राफी की एक्नॉलेज कराने के लिए और उसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए। बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले ये मनाया गया था 1921 में मोनाको बेस्ड इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे स्थापित किया गया 1921 में। ये उनका इनिशिएटिव है। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सारी फैसिलिटेटिंग टॉक्स गवर्नमेंट्स के साथ बात की कि हम किस तरह के इश्यूज को फेस कर रहे हैं, नेविगेशन को लेकर, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को लेकर या मरीन लाइफ के प्रोटेक्शन को लेकर। हर एक डोमेन पर इन्होंने कई गवर्नमेंट से बात की और इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस फील्ड में अवेयरनेस की जरूरत है, काफी चीजों में हम पीछे हैं और इग्नोरेंस काफी बढ़ रहा है। और फाइनली जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक आइडिया इजाद किया कि हम क्यों ना वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट करें। 2005 में ये आइडिया आया और तभी से कंटिन्यू ये मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे अपनी जनरल असेंबली में 21 जून को एक रिजोल्यूशन पास करके अडॉप्ट किया था। राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे। वी विल बैक सून विद न्यू करंट अफेयर्स। तब तक जुड़े रहिए और धन्यवाद।